ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्या किया था हमने। हम देख रहे थे नंबर ऑफ फोटॉन्स, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। सर एक और ब्लैक मार्कर चाहिए था, क्योंकि बस ब्लू ही मार्कर है, रेड भी नहीं है, ग्रीन भी नहीं है। यहाँ पे ले एक बार देखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बोलूं या फिर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जितने हमें मिल रहे हैं, दोनों बात सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइटेड स्टेट से नीचे वाली स्टेट में आएगा, लोअर स्टेट में आएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो वो क्या एमिट करेगा, फोटोन एमिट करेगा, और जितना फोटोन एमिट करेगा उतनी हमें स्पेक्ट्रल लाइंस भी दिखेंगी। तो चाहे आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बोल दो या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बोलो, इट मीन्स द सेम थिंग। जो हमने लास्ट क्लास में देखा था नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, वो मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ, थोड़ा याद आ जाए आपको। ये था हमारा न्यूक्लियस, ये था हमारा N1, ये था हमारा N2, ये था हमारा N3 एंड दिस वाज योर N4। ठीक है, कुछ ऐसा ही था। और मैंने क्या बोला था कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी या कितने फोटॉन्स मिलेंगे अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल्स टू 4 से कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पर आ रहा है। तो मेरा केस क्या था, व्हाट वाज माय केस, तो दिस वाज द केस 1। इसका हम फर्दर और भी केस देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वाज रिटर्निंग टू द ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन रिटर्निंग टू ग्राउंड स्टेट। तो किसी भी स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आ सकता है, मतलब n इक्वल्स टू 2 से 2 से लेके इनफाइनाइट तक कहीं से भी आ सकता है, कहाँ, ग्राउंड स्टेट पे। तो मैंने क्या देखा था कि 4 से 1 पे आने के कितने तरीके थे, 4 to 3, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1 और 4 to 1। ठीक है, कितने तरीके हो गए टोटल। एक तो यहां से आए, ये पहला तरीका है, ठीक है। मैं सिर्फ 4 से बोल रही हूं, ठीक है। n से n माइनस 1 और 1 है, यहां से यहां पर आए, फिर यहां से यहां पर आए। दूसरा है यहां से यहां पर आए और फिर यहां से यहां पर आए। तो ये कितने टोटल तरीके हो गए, कितने टोटल तरीके हो गए, 4 से 1 पे आने के 3 तरीके हो गए। 3 तरीका सबको दिख रहा है। मतलब मैं अगर बोलूं कि n से ग्राउंड स्टेट में आने के टोटल कितने तरीके हैं, तो n-1 तरीका है। बात समझ में आती है, ठीक है। n-2 को n पर 1 पर आने के कितने तरीके हैं, n-2 तरीका। n-2 को 1 पे आने का कितना तरीका है, n-3 तरीका। ऐसे ही करते करते कब तक ये होगा, जब तक हमारे पास एक तरीका ना बच जाए, सिंगल तरीका ना बच जाए, ठीक है। तो ये क्या, मैं इसको उल्टा करके लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, कहां तक लेके n-1 तक। क्लियर है सबको, ठीक है। इसी को मैंने रिवर्स कर दिया। n वीडियो लैग हो रही है, और भी किसी की लैग हो रही है क्या, क्लियर है बेटा। आपकी तरफ से कुछ इश्यू होगा नेटवर्क का, इसलिए लैग हो रही होगी। आप एक बार एग्जिट करके दोबारा एंटर कर लो, ठीक है। तो ये हो गया n-1 तरीका। हमें पता है कि 1 2 3 4 अप टू n का जो समेशन होता है वो कितना होता है, n+1/2। पता है ना हमें। यहाँ पर क्या हो रहा है, n-1 है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे यही चीज को मैं लिख सकती हूँ, n को n-1 इंटू n-1 + 1 कितना हो गया, n/2। यही चीज है, बात समझ में आ गई।
मतलब जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन व्हेन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट तो कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे, जिसको मैं कैपिटल एन से कर रही हूँ डिनोट, वो हो जाएगा आपका n-1 इंटू n/2। ये किस केस के लिए हो गया आपका? ग्राउंड स्टेट के लिए। इतनी बात क्लियर है? ये लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। क्लियर है सबको? When electron is returning to ground state, याद रखना है ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? When electron is returning to ground state। दूसरा केस क्या हो सकता है? जब वो ग्राउंड स्टेट पर तो नहीं आ रहा है लेकिन किसी भी एक्साइटेड स्टेट पर आ रहा है। When electron is returning to any of the excited state, एक्साइटेड स्टेट को मैं यस लिख दे रही हूँ, एनी ऑफ दी एक्साइटेड स्टेट। अब देखो एक्साइटेड स्टेट पर आ रहा है मतलब क्या है, मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं अगर लूं ऑप्शन की 4 से लेके इसको 2 पर आना है, 4 से कहाँ आना है? 2 पर आना है, तो एक तो तरीका हो जाएगा ये 4 to 2, पहला तरीका। दूसरा तरीका हो जाएगा 4 to 3, फिर 3 to 2, मतलब टोटल कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए, ठीक है। और 4 और 2 में डिफरेंस कितना है? 2 डिफरेंस है ना, ठीक है। तो कितने, मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि डेल्टा एन कितना है? 2 है। डेल्टा एन कितना है? 2 है। इतनी बात क्लियर है सबको? बोलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? ठीक है, डेल्टा एन हमारे पास कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पे जो n-1 था वो क्या हो गया? डेल्टा एन हो गया। मतलब यहाँ पे मैं कर सकती हूँ क्या? 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके कब तक? डेल्टा एन तक। तो यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आएगा वो कितना आएगा? n इज इक्वल्स टू डेल्टा n प्लस 1 बाई 2 सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। वेयर डेल्टा n इज व्हाट? n2 माइनस n1। तो अगर मैं बोलूं कि 4 से 2 पर आने का कितना तरीका है, तो डेल्टा n2 प्लस 1 बाई 2 कितना हो गया? तो 3 तरीका हो गया ना, ये दूसरा तरीका हो गया। और एक तरीका कौन सा हो जाएगा कि यहां से आपका डायरेक्टली चला गया और दूसरा गया कहां से? 4 से 3 पर आया और 3 से 2 पर, ठीक है। 3 तरीके हो जाएंगे, एक तो डायरेक्टली आए और ये 3 स्पेक्ट्रल लाइन आएंगे, एक ये और एक ये दोनों, ठीक है। कितना हो गया? 3 स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी ऑब्जर्व। आगे बात समझ में? फॉर्मूला कैसे बना रही हूं मैं? देख रही हूँ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। पहले तो तरीका कितना है ये वाला समझ में आ गया सबको? अगर फॉर्मूला कैसे बना ये नहीं समझ में आ रहा है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने मिले? एक ये, 2, 3, 4, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे तो हो गया n-1 n/2। यहाँ पे हमने देखा, देखो डेल्टा एन कितना आ रहा था, यहाँ पे 2 तरीका आ रहा था ना हमारा, और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने हो रहे थे? 3। डीपीपी डिस्कस मैंने आपको सोल्यूशन भेज दिया था, अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो फिर कर लो, वो मैं आपको पर्सनली बता दूंगी। नहीं तो सैटरडे को जो मैं अभी डीपीपी भेजूंगी ना वो वाली डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये वीक में हमें ये चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा एन आया, तो डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1, n प्लस 1/2 ये तो होता है, लेकिन यहाँ पे n की जगह क्या है? डेल्टा एन। यहाँ पे n की जगह क्या था? n-1 था, ठीक है। केस 2 समझ में आ गया। अब केस 3 पर आते हैं। व्हेन सिंगल आइसोलेटेड एटम,
जब एक एटम की बात हो रही है, जब देखो ये सारी जो चीजें हैं ये किसके ऊपर वैलिड है, कैसा एटम कैसा होना चाहिए, चाहे आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह लो या बोहर मॉडल ऑफ एटम कह लो, वो सब किसके लिए एप्लीकेबल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। मतलब वैसी स्पीशीज जहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो हाइड्रोजन हो सकता है, He+ हो सकता है, Li+2 हो सकता है एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो रहा है, लेकिन मैंने ये तो स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने एटम्स है। एटम तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, और एटम बहुत सारे होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सिंगल एटम की बात करूं तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वो भी सिंगल हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो केस 3 है फॉर सिंगल आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला, सिंगल आइसोलेटेड एटम। अगर सिंगल आइसोलेटेड एटम है हमारे पास तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही है, ठीक है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन इधर से उधर फुदक सकता है, यहाँ पे तो क्या था, एक इधर से आ रहा था तो एक इधर से भी चला जा रहा था, एक इधर से, अब जो भी होगा ट्रांजिशन वो एक ही इलेक्ट्रॉन कर पाएगा। तो देखते हैं n=4 पे क्या ट्रांजिशन होगा, ठीक है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पर है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसके कितने लाइंस बनेंगे, एक तो लाइन तब बनेगा जब ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, पहला लाइन बना, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा लाइन कब बनेगा, जब ये यहां से इधर कूदेगा, दूसरा लाइन बन गया। तीसरा लाइन कब बनेगा, जब ये यहां से यहां कूदेगा, ठीक है, और फिर यहां से यहां। तो मिनिमम लाइन कितना हो सकता है, मिनिमम लाइन, मिनिमम लाइन 1। तो मिनिमम लाइन इस केस में क्या हो जाएगा हमेशा, एक, क्योंकि मिनिमम लाइन कब बन जाएगा, जब डायरेक्ट ट्रांजिशन कर देगा। मिनिमम लाइन 1। मैक्सिमम लाइन कितना हो सकता है, जब वो हर स्टेप पे रुके, ये तो एक बार में इसने प्रोसेस कर लिया। मैक्सिमम लाइन कितना हो सकता है, 3। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, n-1 हो जाएगा मैक्सिमम लाइन। तो मैक्सिमम यहाँ पे लिखो पूरा, मिनिमम लाइन और मैक्सिमम लाइन इज इक्वल्स टू n-1। तो बहुत जरूरी है ये, कभी कभी हमें क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड रहेगा कि सिंगल आइसोलेटेड एटम, ये वही केस है लेकिन डिफरेंट क्या है कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था और इसमें क्या था, इसमें हमें जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने सारी लाइंस मिल रही थी, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो क्या था, केस 1 से ये कैसे डिफरेंट था, ये हमारा केस 3। अब मैं केस 1 बना रही हूं, केस 1 में एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है। अब ये कितने ट्रांजिशन कर सकते हैं, अब ये देखो ये कैसे ट्रांजिशन कर सकता है, एक तो ये डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे पहला लाइन, दूसरा क्या करेगा, ये यहां पर आएगा फिर यहां पर आएगा, दूसरा क्या होगा फिर यहां पर आएगा, ठीक है, और तीसरा वाला ये तो हो चुका है। तो 1 2 3 4 5 और एक और लाइन बन जाएगा जब ये ऐसे आएगा कि यहां से यहां आएगा और फिर वहां जाएगा। कितने लाइन बन गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 लाइन बन गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल कितने बन गए, 6 लाइन बन गए। हर इलेक्ट्रॉन अपना अलग अलग ट्रांजिशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है जो एक बार में आ जा रहा है, वही इलेक्ट्रॉन स्टेप्स वाइज आ रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो आप लोग क्या करो, सिर्फ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ फॉर्मूला याद कर दो, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो फॉर्मूला याद कर दो। क्लियर है ये सबको, क्वेश्चन करेंगे तब और कर लेंगे।
इसमें नोट करके लिखो कि व्हेन, अगर आपको क्वेश्चन में सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है, तो सैंपल में मतलब क्या है कि सैंपल में बहुत सारे हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे ना, तो व्हेन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन देन इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। एंड व्हेन वन सिंगल आइसोलेटेड एटम इज गिवन देन इट मींस कितने एटम्स हैं, वो एक ही एटम। तो नोट करके लिख लो नीचे, नोट कर लो। हाँ मैं लिखवा रही हूँ। जब भी क्वेश्चन में पहचानेंगे कैसे कि सिंगल आइसोलेटेड एटम का पूछ रहा है या सैंपल, जब भी क्वेश्चन में वर्ड हो सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मतलब एटम्स कितने हैं, मोर देन वन एटम। और जब सिंगल एटम लिखे या आइसोलेटेड एटम लिखे, मतलब वन एटम, इसलिए ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो अभी और क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन करते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो, ये ग्राउंड स्टेट है, ये वन है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ठीक है। अब एक हमारे पास एक ही एटम है। अब ये मिनिमम कितने कितने स्टेप्स में ये वन पर आ सकता है, मिनिमम तो ये वन आ जाएगा, ये वाला ट्रांजिशन। अब मैक्सिमम क्या करेगा, ये रुक रुक के आएगा, ये हर स्टेप पे रुकेगा, यहां से यहां पे रुक जाएगा, फिर यहां से यहां पे रुक जाएगा, और फिर यहां से यहां पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे आपका मिनिमम या मैक्सिमम लाइन पूछ सकता है, ठीक है। केस वन में क्या हो रहा था, केस वन में क्या हो रहा था कि या तो क्या हो रहा था, ये फोर पर है, या तो डायरेक्टली आ जाए, ठीक है, या फिर जो थ्री वाला है वो वन पर आ जाए, ठीक है, या फिर जो टू वाला है वो वन पर आ जाए, ठीक है। अब फोर वाला, ये तो सारे डायरेक्ट आ गए। अब इनडायरेक्ट कैसे आ सकता है, फोर वाला इनडायरेक्ट कैसे आता, पहले इस पर आता, फोर से थ्री पर आता, और फिर थ्री से वन आता। थ्री से वन वाला लाइन आपने दिखा दिया है, ठीक है। या तो क्या करता, फोर से टू पर आता, और फिर टू से वन वाला लाइन आपने दिखा दिया ना। या फिर थ्री वाला इनडायरेक्ट कैसे आता, ये थ्री से टू पर आता, और टू से वन वाला लाइन आपने दिखा दिया। कितने लाइंस मिले यहाँ पे कितने लाइंस मिले, 6 लाइन। अगर देखो फॉर्मूला से करें तो यहाँ पे मिनिमम लाइन कितना आ गया, वन, मिनिमम वन, और मैक्सिमम n-1 दैट इज 3, ठीक है। यहाँ पे वन और थ्री, यहाँ पे हमने क्या देखा था फॉर्मूला, n-1/2, मतलब 4 मतलब 3/2, कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर लोगे, बात देखी होगी, ठीक है। और अगर 4 से 3 पे देखोगे तब लाइंस बना के देख लेना, यही वाला फॉर्मूला सेट बैठेगा, ठीक है। आपके बुक्स में इसको समझाया नहीं हुआ। टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन थर्ड केस हमें नहीं देखना, टोटल नंबर ऑफ लाइन तो हम देख ही नहीं सकते हैं। हम देख सकते हैं मैक्सिमम कितने ट्रांजिशन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको ग्राउंड स्टेट पर आना है, तो हमें एक ही लाइन दिखेगी ना, या तो एक लाइन दिखेगी या मैक्सिमम 3 लाइन दिखेगी। ये बीच में हो सकता है 2 लाइन भी दिख जाए, अगर वो 2 स्टेप में आ रहा है, 4 से 3 आया, 4 से 2 आया, और 2 से 1 आया, तो 2 लाइन दिखेगी, ठीक है। मिनिमम 1, मैक्सिमम 3, या फिर 2 लाइन भी दिख सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा उसका ट्रांजिशन का कौन से स्टेप पे रोका है। समझ में आ गया, दिमाग में क्लियर। क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस observed when electron makes a transition। पहला है सेवेंथ ES to second ES,
दूसरा है 8 ES to GS, और तीसरा है 10th ES to first GS. Calculate maximum number of spectral lines. ES to ES में क्या लगेगा? ये फर्स्ट GS नहीं, फर्स्ट ES, फर्स्ट ES ES टू ये फर्स्ट ES है। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन्स, when electrons make a transition from A का 15 सही है, B का 28 होगा, 36 होगा, और C का 45 होगा। देखो कैसे, 7th ES टू 2nd ES, मतलब ये हो गया 8 से लेके 3rd पे, तो डेल्टा एन कितना हो गया फर्स्ट के लिए 5, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डेल्टा एन अपॉन 2, यही हो जाएगा ना, तो 5 × 6/2 कितना हो जाएगा 15, पहला। दूसरे का 8th ES मतलब 9 से लेके n = 1 पर आ रहा है, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट पर आने वाला क्या फॉर्मूला होता था, n - 1 n -1/2, तो ये क्या हो जाएगा 9 9 - 1/2 कितना हो जाएगा 9 4 36। तीसरे वाले का क्या है, 10th ES मतलब 11 से लेके सेकंड पर आ रहा है, तो डेल्टा एन कितना हो गया 9, तो डेल्टा n n+1 n+1/2 कितना हो गया 45। किसी का तीनों सही आया ना? किसका किसका तीनों सही आया है? ठीक है, यही मैं बोल रही हूँ कि आप 2 में लगा दोगे ये ES एक्साइटेड स्टेट वाला दिमाग, लेकिन नीचे आते आते आप इसको भी 10 ले लोगे और इसको 1 ले लोगे, ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी सब तब भी सेम आएगा, लेकिन हमें क्योंकि आगे फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इस क्वेश्चन में तो सेम आ जा रहा है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे जैसे उसमें दिक्कत हो जाएगी। लिखो, इन अ हाइड्रोजन लाइक सैंपल हमें आंसर तुक्के से सही नहीं लाना है, हमें लॉजिक से सही लाना है। देखो, इन अ हाइड्रोजन लाइक सैंपल आयंस आर एट पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट, ions are at particular excited state. If electron makes a transition, to first ES and produces maximum 15 लाइन्स, ठीक है, फर्स्ट ES पर हो रहा है और मैक्सिमम 15 लाइन्स हमें मिल रही हैं, देन इलेक्ट्रॉन वर इन, क्वेश्चन है ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली किस एक्साइटेड स्टेट में थे, वर इन, ए है 5th स्टेट, बी है 6th स्टेट, सी है 7th स्टेट, और डी है 8th स्टेट।
क्षितिज गलत, इसमें सारे गलत बताएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। वंदना गलत, और 3-4 और गलत आने दो। लक्षिका, लक्षिका ने सही तो बताया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अकड़ बकड़ करके बताया। सॉल्व किया है? मिलन सही जवाब, वाह, चलो सही आंसर भी आ रहा है। मैं सॉल्व करके बताती हूँ। किसी एक्साइटेड स्टेट पर है, कुलदीप सही जवाब। किसी एक्साइटेड स्टेट पर है, वापस किस पे लाइन करे, लक्ष्य गलत, वंशज गलत, करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ कैसे। अब रहने दो, अब मेरे को नहीं आंसर नहीं जानना है। किसी एक्साइटेड स्टेट पर है और दोबारा किस पर आ रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट पर आ रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एन वाला। ठीक है, तो डेल्टा एन प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू कितने लाइंस बन रहे हैं, मैक्सिमम 15 लाइंस। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि डेल्टा एन प्लस 1 किसके बराबर हो गया, 30। ठीक है, मेरे को पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना है, इसमें मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊंगी। क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 6 इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। और डेल्टा एन क्या है, n2 माइनस n1 है, इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, n2 माइनस n1, यही तो है 5। और n1 क्या है, कौन सा एक्साइटेड स्टेट पर आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर आ रहा है, मतलब n2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। तो n2 की किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। n2 किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि 7th एक्साइटेड स्टेट है। 7th एक्साइटेड स्टेट नहीं, मैंने 7th स्टेट लिखा है। स्टेट कोई भी एनर्जी स्टेट हो सकता है, स्टेट मतलब स्टेशनरी। ठीक है, वो स्टेट क्या है, स्टेशनरी है, कोई भी स्टेट हो सकता है। मैंने 7th एक्साइटेड स्टेट नहीं लिखा। स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 7th स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 7, फर्स्ट स्टेट मतलब n इक्वल्स टू 1। आगे बात समझ में, इसीलिए मुझे लग रहा है यही लॉजिक लगा के बच्चे 6th स्टेट बता रहे थे। डेल्टा एन कहाँ दिया था, डेल्टा एन नहीं दिया, डेल्टा एन तो हमने निकाला है। 2 नंबर है, दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है, और मल्टीप्लीकेशन करके 30 आना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जिसको 10 तक भी टेबल याद है, कौन सा, एक तो पॉजिटिव में होगा और एक नेगेटिव में होगा, तो एक तो 5 है, 2 कौन सा होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता एन, डेल्टा एन n2 माइनस n1 है, डेल्टा एन नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि फॉल करेगा, फॉल कर रहा है तभी आपको फोटोन दिख रहा है, तभी स्पेक्ट्रल लाइंस दिख रही है। एक्साइटेड होगा उसमें नहीं दिखेगा, एक्साइटेड होगा तो फिर वहां पे आपको ब्लैक दिखेगा, स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं दिखेंगी। आगे बात समझ में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं बोलूंगी कि यहाँ पे ऐसे ही आएंगे, 3 इंटू 4 आएगा, 12 होता तो 3 इंटू 4 लिखते, 15। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आपने हिट एंड ट्रायल ही करना है, क्वाड्रेटिक बनाओगे फिर ये इतना लंबा बनेगा, फिर n2 माइनस n1 से निकालोगे, n2 निकालोगे, फिर वो उतना करोगे। इससे अच्छा आप इतना दिमाग लगा लो कि 30 कहाँ आएगा, डिफरेंस 1 का होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन देती हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मतलब मैक्सिमम जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सारे क्वेश्चंस कर रहे हो आप। अभी ये एक बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन दूंगी, आधे बच्चे देखते बेहोश हो जाएंगे, लेकिन हमें करना है वो क्वेश्चन। 7 पार्ट है उस क्वेश्चन के, 7।
क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन लाइक सैंपल एक हाइड्रोजन लाइक सैंपल है हमारे पास, ठीक है। ऑल आयंस आर एट पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट पर ऑलरेडी हैं, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन, जब वो ट्रांजिशन कर रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो हुई आपकी ग्राउंड स्टेट पे, क्या है, to ground state. When electron makes a transition to ground state, it produces कितने स्पेक्ट्रल लाइंस, 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटॉन्स लिखा हुआ है इसमें, स्पेक्ट्रल लाइंस ने लिखा है 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटॉन्स, मतलब एक ही है, मैंने आपको ऊपर भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन समझते हुए चलो, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटॉन। इफ द सेकेंड, एक इंफॉर्मेशन हमें ये दिया है, इफ द सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, if the second excitation potential of the sample is 193.6 volt, ठीक है, 193.6 वोल्ट, देन अब हमें फाइंड करना है पहला हमें फाइंड करना है इसका आइडेंटिफाई द सैंपल, दूसरा हमें निकालना है इसका एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सैंपल, कौन सा एक्साइटेड स्टेट पे था। तीसरा हमें निकालना है इसका आयनाइजेशन एनर्जी, चौथा हमें निकालना है बाइंडिंग एनर्जी, सारे कॉन्सेप्ट काम आ जाएंगे इसमें, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट। एक एक करके निकालते जाओ, मैं बस बता रही हूँ। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ऑफ द ट्रांजिशन, जो ऊपर ट्रांजिशन हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। छठा निकालना है आपको नंबर ऑफ लाइंस नॉट इन विजिबल रेंज, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको, एक एक करके निकाल के और फिर बताते हैं। फिफ्थ पार्ट बोल रहा है कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, ये मतलब किसी एक्साइटेड स्टेट में था, पहले तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट निकाल दोगे, उस एक्साइटेड स्टेट से हमें लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाले। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब एनर्जी मिनिमम होगी, जब गैप क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। मतलब ग्राउंड, ये जैसे जिस स्टेट पर है ग्राउंड स्टेट से लेके जब गैप मिनिमम होगा। मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगा, जब गैप क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी तब आएगी जब गैप क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। सॉल्व करूं मैंने बोला फिर से, यहां पे हम हाइड्रोजन लाइक सैंपल है, ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन का 4 याद किस लिए किया था,
आज के दिन के लिए ही किया था, वही यूज करेंगे हम, ठीक है। रिक्षिता को 7th पार्ट भी चाहिए। चलो मैंने माफ कर दिया तुम लोगों को, एक डिस्काउंट है, 6 पार्ट ही करके बता दो। पहला हमें सैंपल को आइडेंटिफाई करने को बोल रहा है, ठीक है। सैंपल को आइडेंटिफाई मतलब जेड पता लग जाएगा तो हमारा सैंपल आइडेंटिफाई हो जाएगा। हमें पता क्या क्या है, एक तो हमें इसका ईपी पता है, एक्साइटेशन पोटेंशियल पता है हमें कितना, 193.6 वोल्ट। एक्साइटेशन पोटेंशियल पता है तो क्या हमें एक्साइटेशन एनर्जी भी पता है। एक्साइटेशन एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी बच्चों, बस क्या करना है, एक्साइटेशन एनर्जी, किसी भी चीज के एनर्जी और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ ईवी का डिफरेंस होता है। तो मैं एक्साइटेशन एनर्जी लिख सकती हूँ क्या, 193.6 ईवी हो जाएगा एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी होता क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी होता क्या है, ये हमें क्या पता है, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी है ना, EE2 पता है हमें। मतलब जब इसको हमने एक्साइट किया होगा, जब दूसरी बार एक्साइट हुआ होगा, तो कब हुआ होगा, एक्साइट तो हमेशा ग्राउंड स्टेट से होगा, तो 1 to कहाँ हुआ होगा, जब फर्स्ट टाइम एक्साइट हुआ होगा तो 1 to 2 गया होगा, सेकेंड टाइम एक्साइट हुआ होगा तो कहाँ गया होगा, 1 to 3 गया होगा। तो इतनी बात क्लियर है आपको, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब 1 to 3, क्लियर, ठीक है। अब इसमें लगा देते हैं, डेल्टा ई क्या होता था, 3 to 1। पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का पहले वाला कितना होता था, मतलब -13.6 ईवी से कहाँ चला गया, तीसरा, तीसरा मतलब कितना, -1.5 ईवी। याद आ रहा है, यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, वो नहीं करेंगे हम। हमें 4 हाइड्रोजन का पता है, मैंने बोला था क्वेश्चन भी 4 तक ही आएगा। तो तीसरा एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होता है, तीसरी एनर्जी क्या होती है हाइड्रोजन की, जल्दी बताओ, किसी को याद है, -1.5, वेरी गुड, ठीक है, -1.5 ईवी। डिफरेंस डेल्टा ई हमें चाहिए किसका, हाइड्रोजन का भी निकाल रहे हैं, डेल्टा ई कितना हो जाएगा, 12.1, 12.1। और अगर मुझे इस सैंपल का निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इसके z² से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यही हमने देखा था, ठीक है। तो z² से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये किसके बराबर है बच्चों बताओ, ये है बराबर 193.6 ईवी के। यहां तक किसी को कोई डाउट, ठीक है, नहीं डाउट है तो अच्छे जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताओ 12 टेंजा कितना होता है, 12 टेंजा कितना, 120। अब देखो ये 10 से तो ऊपर ही होगा, 10 से तो ऊपर ही होगा, मतलब ये हाइड्रोजन है तो ये लिथियम नहीं हो सकता है, क्योंकि लिथियम का z² क्या हो जाता, 9। हीलियम नहीं हो सकता है, क्योंकि हीलियम का z² क्या हो जाता, कितना हो जाता, 4 हो जाता। यहाँ पे ये 10 से ऊपर जा रहा है, तो 10 से ऊपर, अब मुझे बताओ ये क्या, इसके बीच में डिफरेंस कितना होता, 25 तो होता नहीं, वेरी गुड, कितना हो जाएगा, बेरिलियम नहीं, बेरिलियम +3 आयन। आपके ऑप्शन में बेरिलियम भी होगा, आप बहुत मेहनत करके बेरिलियम आंसर निकालोगे, बट बेरिलियम इज नॉट द आंसर, इट इज बेरिलियम +3 आयन, हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम, ठीक है। पहला क्लियर है सबको, आपने सैंपल आइडेंटिफाई कर। एक्साइटेशन स्टेट ऑफ द सैंपल कैसे निकालोगे, आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पता है, एक स्पेक्ट्रल, एक एक्साइटेड पोजीशन से दूसरे एक्साइटेड पे जा रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एन वाला लगाएंगे। बेटा बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, अगर 25 होता तब बोरॉन आता, z² 25 नहीं, z² 16 के अप्रोक्स आएगा। आई बात समझ में, एक्साइटेशन स्टेट ऑफ द सैंपल, सॉरी ये किस में जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n(n-1/2), कितने लाइंस मिल रहे हैं हमें, 6 लाइंस मिल रहे हैं, तो n(n-1) 12। हिट एंड ट्रायल लगाओ, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, कहां से जा रहा होगा,
दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, दोनों में डिफरेंस कितना आना चाहिए, एक का होना चाहिए, कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। मतलब कहां पर है एक्साइटेड स्टेट पे, ये फोर्थ पर है, मतलब n इक्वल्स टू 4, मतलब ठीक है। ये कौन सा एक्साइटेड स्टेट है इसका, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तीसरा, आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते थे, आयनाइजेशन एनर्जी मुझे पता है 1 से लेके इनफाइनाइट पे फेंक देना है, ठीक है। तो 1/n1 स्क्वायर मतलब 1/1 स्क्वायर माइनस 1 इनफाइनाइट स्क्वायर टू 0। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है 13.6 z स्क्वायर। तो इसको हम कर लेंगे क्या 13.6 इंटू 16 eV आ जाएगा आंसर आयनाइजेशन एनर्जी का। चौथा क्या बोल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द थर्ड स्टेट। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती थी, जो उस चीज को बाइंड करके रख रही है, मतलब एक्चुअली वो किस चीज पर है, एक एक्साइटेड स्टेट पर है, मतलब n इक्वल्स टू 3 पर है। और बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या होता है, उसको मुझे इनफाइनाइट पे फेंकने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, मतलब n इक्वल्स टू 3 टू लेके इनफाइनाइट पे फेंकना है। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी 13.6 z स्क्वायर। चलो ये भी रहने दो, मैं यहां से हाइड्रोजन से ही करती हूँ। हाइड्रोजन का क्या होता है बताओ, Zn इक्वल्स टू 3 के लिए कितना होता है 1.5, ठीक है। और -1.5 और उसके लिए कितना हो जाएगा -1.5 टू n इक्वल्स टू 0, हाँ 0। तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा 1.5 और बाइंडिंग एनर्जी क्या, इसका एनर्जी निकालना है तो इनटू क्या कर देंगे z स्क्वायर कर देंगे, मतलब इनटू 16 कर देंगे। सिंपल। देखो आपको वो 4 वैल्यूज करने हैं तो कितना फायदा मिल रहा है, यहाँ पे नहीं होता है तो क्या करते 13.6 इंटू 16 अपॉन में 9 करते, ठीक है। तो ये सारा कैलकुलेशन करना टफ हो जाता है। बाइंडिंग एनर्जी आ गई। फिफ्थ, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ क्या किसके लिए होगा, ट्रांजिशन कहां कहां से हो रहा है बताओ, मैक्सिमम 4 से हो रहा है, तो 4 से 1, 4 से 1 वाला क्या होगा मैक्सिमम एनर्जी होगी, ठीक है। और मिनिमम वेवलेंथ, इसके करस्पॉन्डिंग हमें लैम्डा मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो लैम्डा मिनिमम क्या हो रहा है ये देखो -13.6 और ये कितना कितना होता है 0.85 होता है। डेल्टा ई कितना हो जाएगा, डेल्टा ई कितना हो जाएगा 12.75, डेल्टा ई कितना हो गया 12.75। और आपको पता है लैम्डा निकालना है तो 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आएगा, और ये लैम्डा इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा मिनिमम होगा इज इक्वल्स टू 12.75। ये आ गया मिनिमम। मैक्सिमम बताओ किस में होगा लैम्डा, जब मिनिमम गैप होगा, मतलब 4 से 3 वाले पे, ठीक है। 4 से 3 वाले पे मिनिमम होगा, और 4 से 3 पे कितना हो रहा है -0.85 से -1.5 कितना हो जाएगा 0.65, है ना। तो 0.65 इज इक्वल्स टू 12,400 अपॉन लैम्डा, दैट इज मैक्सिमम। क्लियर है। लास्ट वाला बोल रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस नॉट लाइंग इन विजिबल रीजन। बताओ विजिबल रीजन में कब लाई करता है, जब कहां पे फॉल करता है 4 से 3 पे गया, 4 से 2 पे गया, 4 से 1 पे गया, टोटल लाइंस कितनी बन रही हैं, और 4 से फिर 6 लाइंस बनेंगी ना, 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, फिर 3 से 1, और फिर 3 से 4 से 2, कौन कौन सा रह गया यार, 3 से 1, 2 से 1, 2 3 4 5, और एक और रह गया ना, एक और कौन सा रह गया 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 4 से 3, 4 से 2, हाँ 3 से 2। तो एक तो ये विजिबल रीजन में आएगा, n इक्वल्स टू 2 पे फॉलो कर रहा है, फॉल कर रहा है, और एक इस पे आ रहा है, तो कितने रह गए
टोटल लाइंस में से 2 माइनस कर दो, कितने आगे? 4 लाइंस ऐसे होंगे जो विजिबल रीजन में नहीं होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? कैसा क्वेश्चन था आपका? जितने अभी तक आपने बोहर मॉडल ऑफ एटम से लेके अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सारा यूज आ गया एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो नीट वालों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और जेई वालों का एडवांस का क्वेश्चन बन गया। फिफ्थ पार्ट बेटा लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना था हमें, और हमें पता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी मिनिमम होगी। सिक्स्थ समझ में नहीं आया? नंबर ऑफ लाइन नॉट लाइंग इन वीआर। वीआर मतलब विजिबल रीजन में कौन फॉल करता है? जब n इक्वल्स टू 2 होता है तो विजिबल रीजन होता है। तो 6 लाइंस थे हमने देखे, 6 लाइंस ये हैं और उसमें से 2 जो हैं वो विजिबल रीजन में फॉल कर रहे हैं, तो बाकी 4 लाइन बच गए ना। एक तो ये 2 3 4 लाइन ऐसे हो गए जो विजिबल। फिफ्थ पार्ट देखो क्या बोल रहा है, लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम बोल रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखो जब मैक्सिमम गैप होगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी और इसकी लैम्डा क्या होगी? मिनिमम होगी। पढ़ा था हमने जब एनर्जी गैप पढ़ रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे इसका लैम्डा क्या है? मिनिमम है, मतलब एनर्जी मिनिमम है, तो यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमने सिर्फ हाइड्रोजन का हमें याद था वही अप्लाई किया है, जो दोनों हाइड्रोजन का हमने याद किया था ना, चारों एनर्जी स्टेट, वही अप्लाई कर दिया, उसी के लिए करस्पॉन्डिंग लैम्डा निकाल दिया, उसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो इसमें 2 चीजें और रह रही हैं। ठीक है, एक तो टाइम पीरियड और एक फ्रीक्वेंसी। मैं जल्दी जल्दी से बता देती हूँ क्या होता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। बताओ टाइम पीरियड क्या होता है? किसी भी, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं तो इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? मैं अगर अर्थ का टाइम पीरियड पूछूं तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? जितने देर में वो सन का चक्कर लगाता है वो अर्थ का टाइम पीरियड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसका चक्कर लगा रहा है? न्यूक्लियस का। तो जितने देर में वो जिस भी ऑर्बिट पर है वो जितने देर में न्यूक्लियस का चक्कर लगाएगा वो क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या हो जाएगा? द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन to complete one revolution around the nucleus. To complete one revolution around the nucleus is known as time period. ठीक है, अब देखो ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है हमारा ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इसका जो रेडियस है वो है rn, वो हमने निकाल लिया है, और ये वेलोसिटी किससे मूव कर रहा है? vn से। ठीक है, अब ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 2 पाई आर एन, और किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? वीएन से। बच्चों हमें आर एन और वीएन दोनों की वैल्यू पता है कि नहीं पता? शॉर्ट फॉर्म वाली नहीं, फुल फॉर्म वाली जो पता होती है। ठीक है, मैंने बोला था याद करने की जरूरत नहीं है, तो जरूरत भी नहीं है। हम क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करके इसका फॉर्मूला ही बनाना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर, इसका आर की वैल्यू डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या होता था? एक्सेलरेटेड वेलोसिटी v से मूव कर रही है ना। हमें एक्सेलरेशन से क्या मतलब है? हमें तो सिर्फ वेलोसिटी जाननी है, उसकी वेलोसिटी इसकी है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ये क्या होता है? 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर।
4 पाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर, यही होता है। फिक्स्ड सर्कुलर, देखो अभी हमने एक्सेलरेशन का कोई टर्म नहीं यूज किया है, फिजिक्स में मत जाओ, हमने वेलोसिटी को फिक्स्ड ही मानी है, ठीक है। अभी तक हमने वेलोसिटी ही निकाली, हमने एक्सेलरेशन वाला कोई टर्म नहीं निकाला, ठीक है। तो हम वेलोसिटी ही मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी वीएल, ठीक है। डोंट गो इनटू एक्सेलरेशन, हमने एक्सेलरेशन का कोई टर्म यहाँ पे नहीं करा है, वो फिजिक्स में करते हो आप, ठीक है। वीएन का क्या होता है, वीएन का भी हम वो कर लेंगे, ये क्या होता है 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन एनएच, यही होता है 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन एनएच। ये एनएच ऊपर जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो टी हो जाएगा हमारा एन क्यू एच क्यू, और ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम जेड का पावर 2 ई का पावर 4, ठीक है। अब यहां से हमें मतलब इतना नहीं है इन सब चीजों से, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वैसे हम न्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन इस केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन को हम एफ से डिनोट करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। फ्रीक्वेंसी होती है कि पर यूनिट टाइम में कितना, नहीं टाइम पीरियड का फॉर्मूला मत याद करो, सिर्फ ये याद कर लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे वैरी करे, किस पावर में वैरी कर रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम। मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि फ्रीक्वेंसी इज 1/t, और 1/t है तो क्या हो जाएगा इसका वेरिएशन फ्रीक्वेंसी का, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। इतनी बात समझ में आती है, तो ध्यान में देने वाली बस यही बात है, इसका ऑपोजिट कर दोगे तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला करूं तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, कितना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब एच क्यूब, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है जो हमें ध्यान रखना है। हमें क्या ध्यान रखना है कि देखो टाइम पीरियड जितना भी होगा, टाइम पीरियड ज्यादा होगा अगर एन ज्यादा होगा, तो ये याद रखना है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का, ठीक है।